हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और आपका स्वागत है, ज़बरदस्त स्वागत है और धांसू स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और ब्रह्मास्त्र सीरीज पार्ट 4 आज एयरफोर्स एक्स ग्रुप फिजिक्स के लिए है, क्योंकि एयरफोर्स का एग्जाम आने वाला है और उस एग्जाम में हमें अच्छा स्कोर और साथ ही साथ हमारा सिलेक्शन पक्का करना है। आगे मेरी बात समझ में? तो इससे जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मोशन, गति के नियमों के बारे में, गति के नियमों के बारे में पढ़ा, संवेग संरक्षण के बारे में पढ़ा, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, और इसके अलावा पढ़ा मोशन ऑफ रॉकेट। बड़ा ही दासू वीडियो था और नहीं देखा है तो देख लेना। उससे जस्ट पहले प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल में गति का भी एक मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज का क्लास डाल रखी है, वो भी देख लेना। नहीं देखा तो समझ जाओ कि सिलेक्शन की उम्मीद लगाए बैठे हो, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट ब्रह्मास्त्र मतलब ऐसा अस्त्र जिसका निशाना अचूक हो, सीधा सटीक निशाना लगना चाहिए। इसीलिए उन्हीं टॉपिक्स को मैं इसमें कवर करवा रहा हूं जो हमेशा आते हैं, जो हमें घुमाते हैं और हमें लास्ट में उन्हें स्किप यानी छोड़ना पड़ता है। आगे मेरी बात समझ में? और लगभग सभी कॉन्सेप्ट को मैं छूकर जा रहा हूं, लेकिन ज्यादा फोकस उन कॉन्सेप्ट पर है, उन क्वेश्चंस पर है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, तो आज की बात करेंगे, आज के क्लास में हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन की। एक रिलेटिव मोशन मैं पहले पढ़ा चुका हूं, एक रिलेटिव मोशन आज पढ़ाऊंगा, सापेक्ष गति। यहां पर आएगी नदी और तैरने वाले से रिलेटेड सवाल। तो देखो, इन सवालों के जवाब बड़े डिफिकल्ट है क्योंकि एग्जाम में हम दे नहीं पाते, तो समझते हैं। बड़ा शानदार सा कॉन्सेप्ट है। देखो, इसका एक नदी है और ये v वेलोसिटी से फ्लो हो रही है। भाई, कितनी वेलोसिटी है इसकी? v वेलोसिटी है। ध्यान से देखना, कितनी वेलोसिटी है? v वेलोसिटी। नदी v वेग से जा रही है और यहां पर एक पॉइंट है P और यहां पर एक पॉइंट है Q। यहां पर एक आदमी है भाई, उसे इसे तैर कर पार करना है। यहां से यहां तक की दूरी मैं ले लेता हूं x। कितनी ले लेता हूं? x। ठीक है भाई, इसे यहां से यहां तक तैर कर पार करना है, तो इसे कब न्यूनतम दूरी, न्यूनतम समय, मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम टाइम में इसे पार करना हो, तो किस तरीके से इसे पार करना होगा? देखो, सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम डिस्टेंस के लिए, न्यूनतम दूरी। इसे न्यूनतम दूरी तय करते हुए कम से कम दूरी से इसको तैरना पड़े और इस किनारे पर ये पहुंच भी जाए, ऐसा मुझे करना है। लेकिन दिक्कत यह है, जब ये सीधा तैरेगा तो साथ के साथ में कहां पहुंच जाएगा? आगे पहुंच जाएगा, तो ये क्यू पॉइंट पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तैरा इधर, नदी जा रही है इधर, ये नदी के साथ थोड़ा फ्लो होता जाएगा, जाता तो जाएगा लेकिन थोड़ा खिसकता जाएगा और ये पहुंच जाएगा यहां पर। मुझे पहुंचाना कहां पर है? क्यू पर। कम से कम समय में इसे पहुंचाना है। यदि कम से कम समय में इसे पहुंचाना है तो देखो, मैं यहाँ पे इसको ऐसे एक लाइन बना देता हूँ। मैं इसको इस लाइन पे जाना है। यदि ये यहाँ से यहाँ पहुंचा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। देखो ऐसे, फिलहाल ऐसे, और त्रिभुज का ये रहेगा एक कर्ण, यानी हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। तो इसका मतलब इसे ज़्यादा तैरना पड़ेगा। तो इसे कम तैरना है तो ये दिमाग लगाएगा और ये इस साइड u वेलोसिटी से चलेगा। तो जब ये इस साइड जाएगा, नदी इधर आएगी, तो ये ऑटोमेटिक नदी के साथ जाते जाते सीधा पहुंच जाएगा। ध्यान से देखो, इमेजिनेशन यहाँ पर सबसे बड़ी होनी चाहिए आपकी, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है। देखो, यदि ये यहाँ जा रहा है और नदी ऐसे आ रही है, तो ये नदी के फ्लो के साथ साथ थोड़ा आगे भी खिसक जाएगा, तो ये इधर जाने के बजाय नदी के साथ बहता हुआ इधर पहुंच जाएगा। लेकिन जब इसे यहाँ की साइड इसे जाना पड़े, यदि ये इस साइड में भागे तो नदी के साथ ये चलता तो जाएगा, लेकिन नदी के साथ बहता 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 इधर पहुंच जाएगा और ये सीधा आ जाएगा हमारे क्यू पर। कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल होगी, तो इसे नदी के अपोजिट जाना पड़ेगा। और नदी के अपोजिट जाना पड़ेगा, कितने एंगल पे जाना पड़ेगा भाई? थीटा एंगल पे जाना पड़ेगा। तो सारी कहानी यहाँ पर है थीटा की। जब इसने, इसके वेग ने यहाँ पर कोण बनाया थीटा, तो उसके दो घटक होंगे, तो यहाँ पर आएगा u cos थीटा। फिलहाल इसकी बात करते हैं। नदी की वेलोसिटी इस साइड में v है,
ठीक है। तो ट्रायंगल की बात करें यहाँ से, तो इधर तो नदी की वेलोसिटी है v, इसे इधर आना है, ठीक है, और इधर इसका परिणामी मान है u, और इस साइड इसका मान है u cos थीटा। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का परिणामी मान ये निकलेगा, लेकिन बाद में बात करेंगे। चलो इसकी अभी इतनी ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो हमें चाहिए यहाँ पर सबसे पहले दूरी, समय, टाइम, जो भी हमें मिल जाए वो सबसे पहले यहाँ पर निकाल लिए। देखो तो न्यूनतम दूरी के समय इसको इधर जाना पड़ेगा, तो PQ की साइड में इसका घटक होगा वेग होगा, वेलोसिटी इसकी होगी PQ के साइड में u cos थीटा। बात की जाए टाइम की, टाइम यानी समय कितना लगेगा इसको, और समय बराबर होता है, देखो भाई, डिस्टेंस यानी दूरी डिवाइड बाय चाल, स्पीड या आप वेलोसिटी कह सकते हो इसे, या वेग कह सकते हो, चाल की जगह मैं वेग भी लिख दूँ तो भी चलेगा। तो डिस्टेंस टाइम चाहिए तो t इक्वल टू का डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा x, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x। आगे मेरी बात समझ में, चलिए क्लियर है, याद रहेगा। और इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, इसका वेग है u cos थीटा, तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। ये ध्यान रखना भाई, तभी आपको समझ में आएगा, वरना तो नहीं समझ में आएगा, भूल जाइए। चलो इधर से इसका परिणामी वेग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी, परिणामी वेग। रिजल्टेंट वेलोसिटी की यदि बात की जाए तो देखो ये तो तैरने लगा इधर, और नदी का वेग है इधर, तो इसको इस साइड में चलना पड़ेगा, और इसका जो परिणामी वेग आएगा u रिजल्टेंट, वो कितना आएगा उसकी बात की जाए, तो u रिजल्टेंट की बात की जाए तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये कर्ण है मेरे पास, ये आधार है मेरे पास, ये मेरे पास लंब बचेगा त्रिभुज में, तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कर्ण यानी u, तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये इसका परिणामी वेग हो जाएगा भाई। आगे मेरी बात समझे, तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, कम से कम दूरी, और कम से कम दूरी नदी की चौड़ाई जितनी तो होगी भाई, उससे कम में तो ये बिना तेरे पहुंचेगा नहीं। नदी की चौड़ाई जितनी तो होगी, तो वो नदी की चौड़ाई मैंने x ले रखी है यहाँ पर, और इस हिसाब से उसे टाइम लगेगा इतना, और उसके परिणामी वेलोसिटी होगी इतनी। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये इसकी रिजल्टेंट यानी परिणामी वेलोसिटी है ये, यानी इस साइड में, और इस साइड में इसकी वेलोसिटी कौन है, u cos थीटा, तो यही मान किसका हो जाएगा भाई, u cos थीटा का भी हो जाएगा। आपको जो दे रखा हो आप निकाल लीजिए, एंगल हो चाहे ना हो, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t का फॉर्मूला मैं यहाँ पे वापस रख देता हूँ, t इक्वल टू बनेगा आपके पास x रूट u स्क्वायर, क्योंकि u cos थीटा का फॉर्मूला है u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बनता है टाइम का। दोनों फॉर्मूले ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है। परिणामी वेलोसिटी इसका u cos थीटा, और u cos थीटा यहाँ पर ये वैल्यू निकाल कर आएगा, ठीक है। चलो बात थोड़ी आगे करते हैं, इससे रिलेटेड है, आगे काम आएगा, इससे रिलेटेड सवाल जरूर निकलता है, तो इन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे लेना। और यदि मजा आ जाए तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर ठोक देना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और ब्रह्मास्त्र सीरीज पर टिके रहना, तभी अपने सिलेक्शन के निशाने पर आप अचूक तीर चलाकर अपना निशाना भेद पाएंगे, मतलब जो तुम्हारी मंजिल है उसे आप अचीव कर पाएंगे। वरना तो बस रटते रहो रटते रहो रटते रहो, रटने से नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से होता है। तो यहाँ से सवाल निकलते हैं, ठीक है। चलो फॉर्मूला आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल। अब ये कह रहा है कि नहीं भाई हमें कम समय में चलना है, कम समय के लिए, मतलब मिनिमम टाइम में, फॉर मिनिमम टाइम। वैसे मिनिमम टाइम है तो मिनिमम टाइम में से इस साइड में तैरना पड़ेगा भाई, PQ में ही जाना पड़ेगा, तो इसकी जो खुद की वेलोसिटी होगी इसे धारा के लंबवत तैरना पड़ेगा। कोई बात नहीं, धारा के लंबवत तैर लेगा, और तैरेगा तब क्या होगा,
यही डायग्राम में वापस मिटा देता हूं और दोबारा बनाता हूं। देखो कम समय में इसको जाना है भाई वहां पर, और जैसे ये कम समय में के लिए निकला, यहां पर है P, यहां पर है Q, नदी जा रही है इस साइड में v वेलोसिटी से, और ये यहां से तैरने लगा, यहां पर आई डिस्टेंस x, तो जैसे ही ये इधर जाने लगा ये इधर खिसक जाएगा और ये तैरता 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 यहां पहुंच जाएगा। तो ये v है, ये इसकी खुद की वेलोसिटी u है, तो परिणामी वेग कितना होगा? परिणामी वेग, रिजल्टेंट वेलोसिटी, और रिजल्टेंट वेलोसिटी ये रहेगी इसकी भाई, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो देखो u v, तो यहां से रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल कर आती है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, क्योंकि ये धारा के साइड में बह रहा है, पहले धारा के विपरीत था तो माइनस, अभी धारा के साइड बह रहा है, जा तो रहा है लेकिन धारा के साइड बह रहा है, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आएगा। तो आप यहां से दूरी भी निकाल सकते हैं, और दूरी इज इक्वल टू होता है समय इनटू। तो अब देखिए ये तैराक का आ गया परिणामी वेग, किसका है ये सब कुछ? तैराक का, जो तैरने वाला है। ये तैराक ने कितनी दूरी तय की उसकी बात आ गई है, तैराक द्वारा जो तैर रहा है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, टाइम इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी यानी परिणामी वेग हमारे पास आ रहा है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, ये इसका तय दूरी आ गई है। ठीक है, यहां से यहां तक। लेकिन नदी की दिशा में, मतलब ये दूरी कितनी तय हुई, हमें अभी ये भी निकालनी है। नदी की दिशा में ये कितना चला, तो हमेशा ध्यान रखना मिनिमम टाइम के लिए, फॉर मिनिमम टाइम, न्यूनतम समय, न्यूनतम समय के लिए। और जब न्यूनतम समय की बात आती है तो थीटा हमेशा होता है 0 डिग्री, क्योंकि उसे एंगल बनाकर नहीं इधर चलना है, ये उसका वेग है। और जब ये उसका वेग है, न्यूनतम समय की बात चल रही है, तो समय कितना होगा भाई? और समय की यदि बात की जाए, यहाँ से यहाँ तक वो सीधा पहुँच जाए इतनी दूरी, और इसी दिशा में ये तय करे, इसी वेग से जाए, तभी न्यूनतम वेग होगा। इधर से इधर जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, न्यूनतम समय चाहिए हमें, न्यूनतम समय चाहिए, तो समय बराबर होता है दूरी यानी डिस्टेंस डिवाइड चाल यानी वेलोसिटी, या इस वेग भी कह सकते हैं आप, और यहाँ पर दूरी है x और चाल है भाई इसकी u। तो मिनिमम टाइम इसे इतना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे जो टाइम लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात देखो, वो यहाँ से नहीं यहाँ पहुँच गया बेचारा, यहाँ पहुँच गया तो उसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर लिया, मैं लिख देता हूँ y डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। तो नदी की बहाव की दिशा में, नदी की बहाव की दिशा में तय दूरी, नदी की बहाव की दिशा में कितनी दूरी इसने तय की, और तब इसका जो समय है, कितना समय लगा भाई इसको। यदि मेरे को दूरी चाहिए तो दूरी होता है चाल या वेग इनटू समय, वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी जो भी है इसकी, नदी की दिशा में जा रहा है ना इधर, और इधर की वेलोसिटी कितनी है, v है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ v। और समय कितना लगा इसको, इतना लगा, न्यूनतम समय यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगा है, असली समय यहाँ पे लिख दीजिए, तो मैं लिख देता हूँ u, और फॉर्मूला हो गया अब x v अपॉन u। ये इसको नदी की बहाव की दिशा में तय दूरी आ जाएगी, नदी की बहाव की दिशा में इसने कितनी दूरी तय की है, ये इसका वो टाइम आ जाएगा, जितना टाइम ये कम से कम लेगा, और ये इसका परिणामी वेग आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, t इंटू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे u लिखना भूल गया मैं, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। आगे मेरी बात समझ में? इस रिलेटिव मोशन से सवाल जरूर आएंगे, ये पक्का है, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, बाकी आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इससे आगे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पर, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। वही मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, उस मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, लिफ्ट, मोशन ऑफ लिफ्ट, मोशन ऑफ लिफ्ट।
ठीक है, मोशन ऑफ मंकी, ठीक है, और पुली की भी बात करेंगे, लेकिन वो मैं बात करूंगा इसी कॉन्सेप्ट में, तो मोशन ऑफ पुली, लेकिन पुली की बात थोड़ी बाद में करेंगे। तो लिफ्ट की गति की बात करेंगे अब, लिफ्ट की गति या बंदर की गति कह सकते हैं हम, बंदर की गति, या फिर कह सकते हैं हम घिरनी, ठीक है, घिरनी से रिलेटेड है, घिरनी से गति है, घिरनी की गति, जो भी है, यहां से मोशन ऑफ पुली, पुली की मोशन से रिलेटेड सवाल, लिफ्ट से सवाल और बंदर की गति से रिलेटेड सवाल अब हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे लिफ्ट की। जो लिफ्ट होगा वही मंकी होगा, ध्यान रखना, बड़े काम की चीज़ है। यहाँ से जो लिफ्ट होगा सेम कॉन्सेप्ट आप किसमें लगा सकते हो, मंकी में भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। ये आपकी लिफ्ट है और यहाँ आदमी बैठा है और इस लिफ्ट, चलो इसका पूरा ही ले लेता हूँ, इसका पूरा मास है m, ये ऊपर रस्सी से टंगी हुई है, ठीक है, टंग गई, टंगने पर इस लिफ्ट का भार आया mg। यहाँ मैं आदमी बैठा देता हूँ भाई, जो भी ये आदमी है नहीं है मुझे नहीं पता है, इसमें कैपिटल M आ गया है, इस मास में सब कुछ आ गया है, आदमी लिफ्ट सब। यदि आपको आदमी और लिफ्ट दोनों का मास अलग अलग दिया हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इस कैपिटल M को, तब आपको लिखना पड़ेगा मास ऑफ लिफ्ट, मास ऑफ मैन, आदमी का मास या इंसान का मास, व्यक्ति का मास। लेकिन नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस दोहराना है बस, और रटना नहीं है। देखो इसमें रस्सी में तनाव आएगा T, ये नीचे लटक गया, रस्सी ऊपर की ओर खिंच गई और अब टाइट। अब देखो यदि ये एक समान वेग से गति करे, सबसे पहले एक समान वेग से गति, जब यदि ये एक समान वेग से गति करती है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, मार्कर शायद थोड़ा भी लाइट हो गया है, चलो दूसरा चेंज करते हैं। तो यदि ये एक समान वेग से गति करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, तो इसका एक्सीलरेशन खुद ब खुद कितना हो जाएगा भाई, 0। ध्यान रखना एक्सीलरेशन 0, तो जितना t है उतना ही आएगा mg, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगने वाला, क्योंकि एक्सीलरेशन यानी तुम्हारे कितना है 0, तो ऊपर t है नीचे mg है, दोनों बैलेंस में रहेंगे। और जब बैलेंस में रहेंगे तो स्प्रिंग का जो पाठ्यांक है, रीडिंग जो है, स्प्रिंग तुला पर जो भार है, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक, स्प्रिंग तुला का जो पाठ्यांक है वह हमेशा वास्तविक भार के बराबर होगा, वास्तविक भार के बराबर होगा भाई, ठीक है, याद रखना। तो जितना ये मास है, जितना ये द्रव्यमान है, ये 12 किलो है, तो 12 किलो ही आने वाला है स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक, ठीक है। जैसे एक सवाल मैं यहाँ पे ले लूँ कि यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर एक जो भी है ये ऐसे रखा हुआ है, और इसके इधर 10 किलो लटका रखा है भाई इसने, और इधर भी इसने बराबर 10 किलो लटका रखा है, ठीक है। अब पूछा गया है स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक, यहां पर रीडिंग कितनी आएगी, स्प्रिंग की रीडिंग कितनी आएगी, कितना टेंशन होगा कह सकते हैं हम यहां पर। तो यहां पर टेंशन यानी तनाव, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक उतना ही आएगा जितना कि इस पर लटका हुआ है, और इस पर लटका हुआ है 10 kg, तो मैं लिख सकता हूं 10 kg। यही तनाव है, यही स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक है, वास्तविक भार के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। तो यदि लिफ्ट जा रही है और उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है तो उसका एक्सीलरेशन 0 है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं काम करेगा, तो टेंशन इक्वल्स टू mg। रस्सी में तनाव, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक, रीडिंग ऑन स्प्रिंग कह सकते हैं हम यहाँ पर, ये सब mg की इक्वल होने वाली है। क्लियर है? कोई दिक्कत है बता देना, कोई प्रॉब्लम है मैं क्लियर कर दूंगा आपकी बात, ठीक है। चलो ठीक है, जितना इसको आभास होगा,
जितना ये शो करेगी, जितना रीडिंग आएगी, एक्चुअली रीडिंग कितना मास है, कितना वेट है, वो एक्चुअल के बराबर ही होने वाला है। तो सवाल यहाँ से निकलता है, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये आपका एक न्यूमेरिकल यहाँ पर देखो फटाफट हो गया, आने वाला सवाल है, फिर आगे बात करेंगे। अभी मैं स्प्रिंग बताऊँगा तब आप समझ जाएंगे खुद ब खुद। दूसरी बात करते हैं इसी केस में, ये मैं रफ कर देता हूँ। एक डायग्राम से सारे सवाल। जब ऊपर की ओर त्वरित गति करे, ऊपर की ओर त्वरित गति करे, ये लीजिए, इसका मतलब ये एक्सीलरेटेड मोशन में है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर गति हो रही है भाई, ऊपर की ओर जा रही है अब लिफ्ट, लेकिन एक्सीलरेशन के साथ जा रही है, त्वरण के साथ जा रही है। और जहां त्वरण आता है, एक्सीलरेशन आता है, वहां पर फोर्स आता है, क्योंकि F = ma। तो ये जो F है ये लगेगा ऊपर की ओर। अब ये कैसे हुआ मैं बताता हूं आपको। यहां पर 10 न्यूटन है भाई, और सिंपली समझे, इसको भूल जाओ, सिंपली कॉन्सेप्ट। तनाव ज्यादा है 20 न्यूटन, तभी तनाव इसको ऊपर की ओर खींचेगा, क्योंकि ज्यादा है, रस्सी ऊपर की ओर इसको खींच कर लेके जाएगी। ये 20 है, ये 10 है, 20 में से 10 तो हो गए खत्म, बचा हुआ 10 न्यूटन ये फोर्स होगा जो इसको ऊपर की ओर लेकर जाएगा, ठीक है। क्योंकि 20 में से 10 न्यूटन तो बैलेंस होने में खर्च हो गया। मैं वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो नॉर्मल लाइफ में हम हमारे हिसाब से ट्रिक के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ट्रिक समझ लो, ये ट्रिक लगाओ, पूरा का पूरा सवाल 100% सॉल्व, ठीक है। चलिए, लिफ्ट की जगह आप बंदर मान लेना। मंकी की बात आए तो नहीं भाई, यहाँ पे कौन है, मंकी है, और मंकी चढ़ रहा है। लिफ्ट चढ़े या मंकी चढ़े, बात एक ही है, रटना मत। रट लिया तो आप कभी भी सवाल ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, और हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, लिफ्ट की जगह बंदर मान लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट लगाइए और सवाल सॉल्व होएगा। ऐसे फाड़ कर फेंकेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, और मजा आए, समझ में आए, और आज लगे कि आज बहुत कुछ सीखा है हमने, तो शेयर और लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने एग्जांपल ले लिया आपका, क्योंकि ये ऊपर जा रही है तो ऊपर वाला बड़ा है, और ऊपर वाला बड़ा है, इसका मतलब T में से मुझे mg को माइनस करना पड़ेगा। T में से mg माइनस कर दिया बैलेंस करने में, और जो बच गया है, क्योंकि ये ज्यादा है, और ज्यादा है, वो जो ज्यादा फोर्स बचा हुआ जो है वही इसको ऊपर लेकर जा रहा है, और वही हो जाएगा F। T माइनस एम जी, F = होता है ma, तो T हो जाएगा ma प्लस mg, और T हो जाएगा ma प्लस g। अब दिमाग लगाने वाली बात है कि आपके पास जो तनाव है वो इतना ज्यादा है, तो स्प्रिंग तुला का मान है, ये स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक है, ये ज्यादा आएगा कम आएगा। देखो mg के साथ में ma भी जुड़ा हुआ है, तो वैल्यू ज्यादा ही आने वाली है, भार ज्यादा प्रतीत होगा। तो देखो, लाइट चली गई बीच में, इसलिए अंधेरा दिख गया होगा आपको, ठीक है। तो भार ज्यादा प्रतीत होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके अंदर, जब ये नीचे की ओर आए, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। याद रखना, वेट ज्यादा हो जाएगा भाई इधर, क्लियर है। चलो, कुल मिलाकर इस परिणामी त्वरण का ही मान है, लेकिन मैं आपको यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो आप फटाफट यहाँ से तनाव वगैरह जो भी आपको निकालना है निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा यदि इसको मैं आगे लेकर जाऊँ इस बात को, तो यहाँ से ये लिफ्ट है, और अब की बार ये तनाव है T है, और ये आ रहा है अब की बार नीचे की ओर, ठीक है। नीचे की ओर आ रहा है तो फोर्स लगेगा इस पर इधर। ये नीचे की ओर क्यों आ रहा है, क्योंकि अब की बार mg की वैल्यू ज्यादा है, ये समझ लीजिए, कॉमन सेंस। mg की वैल्यू ज्यादा है तनाव से, तो mg की वैल्यू ज्यादा है तनाव से, तो mg माइनस T = हो जाएगा F। आपकी बार 20 न्यूटन ये mg है, ये 10 न्यूटन में मान लेता हूं, तो ये बचा हुआ F वो 10 न्यूटन होगा, और ये 10 न्यूटन ही इसको नीचे खींच कर लाएगा। तो यहाँ बात करते हैं mg माइनस T = F, तो T होगा आपकी बार mg माइनस ma, तो T हो जाएगा F g माइनस a। ये लीजिए, ये तनाव की बात आ गई है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हल्का प्रतीत होगा,
तो हल्का यानी लाइट वेट। तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक क्या होगा? स्प्रिंग पर पाठ्यांक, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा कम। आपके पास जो रीडिंग आएगी वो कम होगी और आपको हल्कापन महसूस होगा। ठीक है। फोर्थ केस, जब लिफ्ट टूट जाती है, जब लिफ्ट टूट जाती है, और जब लिफ्ट टूटती है तो A इक्वल टू होता है G, और जब A इक्वल टू G होता है तो इसी फॉर्मूले में रख दूं तो तनाव हो जाएगा 0, और उस हिसाब से बात की जाए तो आपको भारहीनता की स्थिति महसूस होगी। भारहीनता, वेटलेसनेस, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, तो ये होगी भारहीनता की स्थिति, वेटलेसनेस की स्थिति। ठीक है, चलिए थोड़ी और आगे बात करते हैं। यदि आपका पिंड या आपकी लिफ्ट ए त्वरण से, ए एक्सीलरेशन से इधर मोशन करे, इधर चले भाई, जब इधर जाएगी तो जी लगेगा नीचे, जब ये इधर भागेगी नीचे भी जी लगेगा, तो उस समय रिजल्टेंट वैल्यू यानी जी डैश की वैल्यू कितनी आएगी? जी डैश की वैल्यू आएगी √g² प्लस a²। वो आपका परिणामी त्वरण होगा, जैसे यहां पर आया ना परिणामी त्वरण, वैसे रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। परिणामी त्वरण कह सकता हूं मैं इसको भाई, और उसकी वैल्यू होगी g² प्लस a²। ठीक है, दोनों से मिलने से जो त्वरण बना है, यहां भी बन रहा है परिणामी त्वरण g माइनस a, दोनों के मिलने के बाद जो बन रहा है वही रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है आपका। ठीक है, याद रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। बंदर वाला भी ऐसा ही सिस्टम है, लिफ्ट की जगह आप बंदर मान लीजिए, जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं उससे सवाल सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व होंगे, गारंटी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी, ज़्यादा इंक यूज़ करने के चक्कर में ब्लैक बोर्ड भी थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा वैसे। चलिए बात करते हैं, अभी ये मत सोचना मैंने घिरनी वाला नहीं बताया, पुली वाला नहीं बताया। पुली वाला जब बताऊंगा ना इतना मज़ेदार लगेगा आपको, आपने कभी इतने सवाल नहीं पढ़े होंगे पुलिस से रिलेटेड, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा इंतजार। ठीक है, सबसे पहले मोशन ऑन प्लेन, समतल पर गति। इसकी 3 कंडीशन बन सकती है, देखो कैसे। पहली कंडीशन, ये आपके पास डब्बा है, फिलहाल मैंने इसमें फ्रिक्शन को नहीं माना है, घर्षण बल को नहीं माना है, लेकिन यदि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो घर्षण बल आप, फ्रिक्शन को आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, चलिए, इसका भार लगता है, वेट लगता है mg, तो इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगेगा r ले लीजिए या n ले लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको मैंने किसका दिया? आगे की तरफ, और आगे की तरफ किसका है तो कितना आया? ma। तो यहां से देखा जाए तो इक्वेशन क्या क्या बनेगी? r इक्वल टू बनेगा आपके पास mg, और f इज इक्वल टू बनेगा आपके पास ma। बस जितने से आप इसको आगे किसका रहे हो वही। फ्रिक्शन फोर्स आ जाता, घर्षण बल आ जाता इधर पीछे की साइड Fs, और आपने इसको खींचा है F1 से, तो अब टोटल फोर्स आता आपके पास F1 माइनस Fs। कुछ आगे लग रहा है, कुछ पीछे लग रहा है, आगे वाला ज्यादा है क्योंकि आगे की तरफ भाग रहा है, तो आगे वाला ज्यादा है, तो इस ज्यादा में से ये वैल्यू जो पीछे की ओर लग रही है अपोजिट है, ये वैल्यू माइनस कर दीजिए, बचा हुआ फोर्स ही आपको आगे की ओर लेके जाएगा। तो अब की बार मान सकता हूं मैं ये 20 न्यूटन, ये मान सकता हूं मैं 10 न्यूटन, तो ये तो है 20, ये है 10, और बचा हुआ 10 मुझे आगे की ओर लेकर जाएगा, जिससे मैं लिख सकता हूं ma। बस फ्रिक्शन भी सॉल्व, घर्षण भी सॉल्व, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप यहीं से फ्रिक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैंने फ्रिक्शन नहीं माना है तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए दूसरी बात करते हैं। अब की बार ये रखा हुआ तो ऐसा ही है,
नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है r, ये आपका जो भी सरफेस है जहाँ पड़ा हुआ है ये। लेकिन मैंने अब की बार फोर्स ऐसे नहीं लगाया है, अब की बार फोर्स ऐसे लगाया है ऊपर की तरफ, नीचे बैठकर यहाँ पर बैठकर ऐसे धक्का लगा रहा हूँ, ऊपर की साइड फोर्स लगा रहा हूँ और ऊपर की साइड फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरा फोर्स इधर लगेगा भाई। अब की बार जब इधर लगेगा तो इसके दो कंपोनेंट डिवाइड होंगे, इसने इधर एंगल बनाया थीटा, तो ये बनेगा f कोस थीटा, इधर बनेगा भाई f साइन थीटा। और अब हमारी इक्वेशंस बदल जाएगी, इस साइड में और इस साइड की इक्वेशन बदलेगी, तो देखो r और f साइन थीटा ऊपर के साइड में, तो r प्लस f साइन थीटा ये मिलके तो बनेगा mg, क्योंकि mg को बैलेंस करेगा। एक इक्वेशन यहाँ से आएगी। अभी भी देखो यहाँ पर आपके पास फोर्स है f कोस थीटा, और अब की बार ये आपका एम ए होगा। एफ कोस थीटा अब की बार क्या होगा, आपका एम ए होगा। आगे मेरी बात समझ में? अब देखो ये एम ए होगा तो इसके आगे की बात। तीसरा केस, यदि मैं इस डब्बे पे फोर्स ना ऐसे लगाऊं ना ऊपर की ओर लगाऊं, डब्बा छोटा है तो मैं ऐसे लगाऊंगा फोर्स, ऐसे लगाने से डब्बा आगे तो किसके का, तो अब की बार फोर्स लग रहा है, देखो यहाँ पर थर्ड केस इधर लिख देता हूँ, फोर्स लगता है अब की बार इधर, ये लग गया फोर्स, और इसने यहाँ पर एंगल बना दिया है थीटा, तो इस साइड फोर्स आ जाएगा आपका एफ कोस थीटा, और इस साइड फोर्स आ जाएगा आपका एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा आ गया है, नीचे बाहर लग रहा है एम जी, ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रहा है आर, और अब फॉर्मूला आपका बनेगा देखो आर के साथ में, आर तो ऊपर की साइड है, एफ साइन थीटा नीचे है, एम जी नीचे है, तो ये बनेगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये हमारा रिएक्शन फोर्स हो गया है। ठीक है, अब आपके पास एफ कोस थीटा है जो आगे जा रहा है, और ये आगे जाएगा कितने त्वरण से, एक्सीलरेशन से, ए एक्सीलरेशन से, तो टोटल फोर्स जो इसको आगे लेकर जा रहा है वो हो जाएगा एफ कोस थीटा, और वो आगे लेकर जा रहा है तो इसका एक्सीलरेशन ए है, तो इस टोटल फोर्स को हम कह सकते हैं एम ए। तो एफ कोस थीटा आपकी बार फिर बन जाएगा आपका एम ए। आप यहाँ से ए निकाल सकते हैं आसानी से, एफ कोस थीटा डिवाइड बाय एम, आसानी से निकलेगा, कोई टेंशन नहीं है, बड़े मजे के साथ निकलने वाला है। ठीक है, चलिए, ये तो है प्लेन पर मोशन, जब सीधा प्लेन हो आप अलग अलग फोर्स लगा रहे हो, लेकिन यदि यही इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हो तब क्या हो। इंक्लाइंड प्लेन बड़ी काम की चीज है, इंक्लाइंड प्लेन। तो यदि इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हो तो क्या हो, तो मैं यहां लिखता हूं मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, नत तल में जो गति होती है उसको देखिए, बड़ी काम की चीज है, इसलिए मैंने आपको बताया नत तल की गति देखना है कैसे करना है। ये फिसल पट्टी है आपकी, यहां पर आपने एक डब्बा रख रखा है और यह फिसलेगा, तो ये जब फिसलेगा तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी mg की, तो ये है mg, ये थीटा कोण से उठा हुआ है। ठीक है, यहां पर जाऊं मैं तो रिएक्शन फोर्स लगेगा इधर, डब्बे रिएक्शन फोर्स लगेगा इस साइड में। ठीक है, चलिए ऐसा ही आप व्हीकल के अंदर भी कर सकते हैं, करवट वाली सड़क जहां पर बैंक रोड है उससे रिलेटेड सवाल भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो इस पर रिएक्शन फोर्स सीधा ना लग के किधर लगेगा, ऐसे इधर लगेगा, तो इधर एंगल बनेगा थीटा और इधर बनेगा mg कोस थीटा, जो इस r को बैलेंस करेगा। लेकिन इसका एक घटक इधर भी आएगा भाई, जिसका नाम होगा mg साइन थीटा, और हमेशा वस्तु जिस फोर्स की वजह से, हमेशा वस्तु जिस फोर्स की वजह से फिसलती है वो कौन सा फोर्स होता है, mg साइन थीटा होता है। तो आपका r तो बैलेंस हो जाएगा mg कोस थीटा से, लेकिन जब ये नीचे की ओर फिसलेगी, निचले की ओर फिसलेगी, तो इसके अंदर त्वरण आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, और एक्सीलरेशन आएगा तो फोर्स भी लगेगा, और वो फोर्स m में इक्वल टू होगा mg कोस थीटा। तो m से m निकाल दीजिए, तो कितने त्वरण से नीचे आई भाई, ये g कोस थीटा त्वरण से नीचे आई। ये हो गया इस फिसलते हुए ऑब्जेक्ट, फिसलते हुई वस्तु का त्वरण, कितना हुआ, g कोस थीटा। ठीक है, अब यहीं से सवाल एक और बनेगा, यहां से बनेगा फ्रिक्शन का सवाल, घर्षण बल का सवाल। तो फ्रिक्शन की बात की जाए तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर, क्योंकि जब मोशन होती है
जिधर गति होती है उसके विपरीत लगता है, मोशन के अपोजिट लगता है, तो यहां से मैं लिख देता हूं फ्रिक्शन फोर्स Fs। ठीक है, चलो इसी फॉर्मूले से अब दोबारा बात करते हैं। फिलहाल यहां फ्रिक्शन नहीं था, अब फ्रिक्शन है, तो क्या किया जाए। तो ये जो R है ये तो आपका रहेगा mg cos थीटा, क्योंकि R किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। लेकिन अब की बार mg sin थीटा से फिसल तो रही है वस्तु, कोई बात नहीं फिसल रही है, मेरे को भी पता है, लेकिन जब ये नीचे की ओर खिसकती है तो अपोजिट में ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जिसको रोकने की कोशिश करता है बट रोक नहीं पाता है। फ्रिक्शन फोर्स को मैं लिख सकता हूं Fs, अपोजिट है। अब ये इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, ज्यादा है तो ये नीचे फिसल रही है, कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा है वही फोर्स इसको नीचे लेकर आएगा और वो फोर्स हो जाएगा F। तो अब की बार mg sin थीटा में से Fs को हम लिखते हैं माइनस म्यूएस mg और यहां पर हो जाएगा ma। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स में काम आने वाली चीज है, याद रहेगा। कोई दिक्कत है मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी आपको लगता है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप यदि बात करें बैलेंसिंग की, यदि यहीं पर पड़ा हुआ रहे तब क्या हो। जब ये यहां पर पड़ा हुआ रहे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा और फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा mg sin थीटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। जब ये अपनी जगह पर ही रहे, अपनी जगह पर रहे यानी बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन जब साम्य अवस्था हो या संतुलन बोल सकता हूं मैं, संतुलन में, और संतुलन में ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, आगे वाला बराबर पीछे वाला और ये अपनी जगह पड़ा हुआ रहेगा। और देखो डिवाइड दे दो तो मैं ऊपर लिख देता हूं mg sin थीटा, नीचे लिख देता हूं mg cos थीटा, ऊपर Fs और नीचे लिख देता हूं R, और Fs का फॉर्मूला होता है म्यूएस R, ये आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ लिख देता हूं मैं म्यूएस R, R से R कैंसिल हुआ, mg से mg कैंसिल हुआ, साइन अपॉन कोस होता है tan थीटा और ये बनेगा म्यूएस। तो यदि आपको ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो आप यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, ये लीजिए भाई, दोनों चैप्टर कंप्लीट। आपका मोशन चल रहा है, फ्रिक्शन भी कंप्लीट। ठीक है, फ्रिक्शन में अब बचता है बैंक रोड, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बाकी नॉर्मली कंडीशन कंप्लीट। ठीक है, चलिए जिसका बहुत देर से इंतजार था, जिसको शास्त्रों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला गया है, अब बात करेंगे उसकी, क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला सवाल ही हमारे लिए बहुत काम का सवाल है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करते हैं अब। चलो इसमें आपको थोड़ा सा एक स्पेशल सवाल बता देता हूं मैं, स्पेशल केस जिसको बोलूंगा मैं, स्पेशल केस। स्पेशल केस देखो क्या है कि यदि आपके पास में एक धागे से एक ईंट बंधी है, कुछ बंधा हुआ है येलो, और इसका वजन भार है mg, और येलो, यहां पर पॉइंटर d, यहां पर पॉइंटर, यहां पर ले लेता हूं मैं c। सबसे पहले आप रस्सी को धीरे तेज खींचते हैं, एक दम से खींचने पर। जब आप रस्सी को एकदम से खींचेंगे, जोर से खींचेंगे, तो जब आप रस्सी को एकदम से जोर से खींचेंगे तो जो तनाव है वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तनाव पहुंचेगा यहां तक। जैसे आपने खींचा, टेंशन यहां तक आएगा, दोनों साइड लगता है भाई टेंशन। जैसे ही आपने खींचा, खींचते ही टेंशन पॉइंट सी पर आएगा, और एकदम से तनाव ज्यादा की वजह होने के कारण सी से रस्सी टूट जाएगी। तो रस्सी टूटेगी सी पर, सी पर रस्सी टूटेगी। ठीक है, यदि आप धीरे धीरे खींचते हैं, धीरे धीरे खींचने पर, जब आप धीरे धीरे खींचोगे इसको, रस्सी को ऐसे पकड़ पकड़ के, आपने जरूर पतंग लूटी होगी, मेरे को पता है, और जब हम घर में पतंग लूटते हैं तो वहां पर ये काम आता है। कैसे? जब मैं एकदम से खींचता हूं
तो बहुत पास में से रस्सी टूट जाती है, ठीक है। धागा जो हमारे छत पे गिरता है, हम उसको लूटने भागते हैं और जब खींचते हैं एकदम से तो पास में से टूट जाता है, और तनाव इतना जल्दी ट्रांसफर नहीं हो पाता पूरी रस्सी में, तो हमारा हाथ भी कट जाता है। लेकिन जब मैं धीरे धीरे खींचता हूँ, एकदम ऐसे पकड़ पकड़ कर, बड़े प्यास से, तो जब बड़े प्यास से पकड़ पकड़ कर खींचता हूं, तो जो मेरा धागा है वो बहुत दूर से, हो सकता है पतंग उड़ाने वाले के हाथ में से टूटे, तो मेरे पास बहुत सारा धागा इकट्ठा होता है, मैं खुश होता हूं। तो कुछ वैसा ही यहां पर है, जब मैं इसको धीरे धीरे खींचूंगा तो ये तनाव जो है वो यहां तक पहुंच जाएगा, और जब यहां पहुंचेगा तो तनाव डी पर दो तनाव कितना आएगा, एक तो ये टीसी जो नीचे खींच रहा है आपके पास, और ये कि एमजी, तो टीडी का तनाव हो जाएगा टीसी प्लस एमजी, क्योंकि आप नीचे की ओर खींच रहे, तो एक तनाव तो ये रहा आपके पास में, और एक टीडी की बात की जाए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, तो टीसी और एमजी दोनों मिलकर टीडी पे लगेंगे, और अब की बात टीडी ज्यादा हो जाएगा टीसी से, और जब टीडी ज्यादा होगा टीसी से तो बिंदु डी से रस्सी टूटेगी। ये लो भाई, कंप्लीट स्पेशल केस, ठीक है, याद रखना बड़े काम की चीज है। चलो अब बात करते हैं घिरनी के सवाल। पुली पर आते हैं भाई, पुली, घिरनी, जिसने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, मुझे नहीं लगता कि घिरनी के सवाल में उसे कोई प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन फिर भी चलो बात करते हैं। सबसे पहले पहला केस, जब आपके पास में एक पुली लटकी हो यहां पर ऐसे, और उसके इस साइड में M लगा हो, M2 मान लेता हूं, और इसके इस साइड में M1 लगाओ, और फिलहाल मैं M2 को ज़्यादा मान रहा हूं किससे, M1 से, ठीक है। चलिए, बड़ा समझने का सवाल है, बड़े आसानी से समझ जाएंगे। फिलहाल इसकी बात करते हैं, इसके ऊपर नीचे बाहर लग रहा है M2G, और इसके ऊपर नीचे बाहर लग रहा है M1G, ये लग रहा है इसके ऊपर, ये लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। इसके रस्सी पे तनाव लग रहा है T1, और इसके रस्सी पे लगाव लग रहा है T, दोनों साइड TT, रस्सी सेम है, ठीक है। जब TT लग रहा है तो इधर की कहानी पढ़ते हैं, पहले इधर पढ़ लो चाहे इधर पढ़ लो। ये नीचे की ओर आएगा क्योंकि ये भारी है, ये ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर की ओर चला गया ये, जिसको मैं F1 लिख देता हूं। तो F1 का समीकरण क्या होगा, देखो, तनाव ज्यादा है तभी तो ये ऊपर की ओर गया, तो मैं लिख देता हूं T में से हमने माइनस कर दिया है M1G को। तनाव ज्यादा है, mg कम है, तनाव में से T में से mg को माइनस कर दिया, जो बच गया है वही बचा हुआ फोर्स F1 है, जो इसको ऊपर की ओर लेकर जाएगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं F1। तो T माइनस M1G इज इक्वल टू हो जाएगा M1A। इक्वेशन देखो ऐसे बनती है, और इक्वेशन बन गई, सवाल फटाफट 2 सेकंड में सॉल्व होगा, मैं गारंटी लेता हूं आपके, ठीक है। अब इधर बात करते हैं, इधर नीचे की साइड आ रहा है भाई, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि mg ज्यादा है, वजन ज्यादा है, बात में वजन ज्यादा है तो M2G ज्यादा है, ये ज्यादा है ये कम है, तो तनाव माइनस कर दो, क्या दिक्कत है। M2G ज्यादा है, नीचे खींच रहा है, तनाव ऊपर है लेकिन ये कम है, ऊपर नहीं ले जा पा रहा, तो M2G नीचे खींच कर ले आएगा, तो M2G में से हम माइनस कर देंगे T को, और जो बच गया है वही बचा हुआ फोर्स आपके पास कौन है, F2, जो इसको नीचे की ओर लेकर आएगा, और अब हो जाएगा M2G माइनस T इक्वल्स टू M2A। ये लीजिए भाई, यहां फॉर्मूला बन गया है। आप चाहो तो यहां से वैल्यू रख दो, आपकी बात है, आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। मैं एक बार रख के दिखा देता हूं, यहां पे रख देता हूं मैं M2G, T की वैल्यू यहां से उठा के ले आता हूं मैं M1A प्लस M1G, सॉरी हाँ ठीक है भाई, इधर आके प्लस का आएगा, और यहां बन जाएगा M2A। इसको यहाँ लेकर जाऊंगा तो ये बनेगा T इक्वल्स टू M1A प्लस M1G, ठीक है। चलिए, बड़ा आसान सा है, M2G माइनस M1A माइनस M1G इक्वल्स टू M2A। इसको आप इधर उठा ले जाइए, तो ये बचेगा M2G माइनस M1G इक्वल्स टू, आप इसको इधर लेके जाएंगे, ये बनेगा M2A प्लस M1A। यहाँ से आप G कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा M2 माइनस M1, और आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए A, आपके पास आएगा M1 प्लस M2। और जब आपको एक्सीलरेशन चाहिए तो आप फटाफट निकाल लीजिए, वरना इक्वेशन है तो वैल्यूज निकाल लीजिए, और अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा M2 माइनस M1G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है।
मुझे तो नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आती है। तनाव की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, फटाफट 1 सेकंड में भी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, 2 इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, फिर देखो कैसे सवाल सॉल्व होता है आपका। ठीक है, चलिए भाई रफ कर रहा हूँ इधर। अब इतनी देर तो पुली थी एक, यदि यही पुली यही घिरनी ऐसे हो कि आपके पास यहाँ पे पुली लगा रखी है भाई इसने, और यहाँ पर एक गाड़ी है, ये लो, ठीक है, और इसका वजन आपकी बार m1g, क्लियर है। चलो ये आगे की ओर जाएगी, ये रस्सी बंधी हुई है और अब रस्सी नीचे लटकी हुई है और यहाँ पे भार लगा हुआ है m2, तो नीचे की साइड में कौन लटकेगा भाई, m2g, और अभी भी m2 ज़्यादा है m1 से, मतलब ये नीचे की ओर आ रहा है, और जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो इस पर टोटल फोर्स इसका मतलब नीचे की ओर है। रस्सी में तनाव T है तो यहाँ भी तनाव T है। यहाँ से फिर इक्वेशन बना सकते हैं आप, फटाफट 1 सेकंड में बनेगी। देखो F2 की बात की जाए तो F2 कब आया, जब m2g निकला ज़्यादा, ये ज़्यादा है, तनाव ऊपर की ओर है तो कम है, तो m2g में से माइनस कर दिया T, इसको लिख सकता हूँ मैं m2a, यहाँ लिख सकता हूँ m2g माइनस T, और आप यहाँ से तनाव निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, आपकी मर्जी। इसकी बात करते हैं, ये आगे चला, क्यों चला, क्योंकि इस पे ये जो तनाव है ये पीछे की ओर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, ये तनाव इसको आगे की ओर लेकर जाएगा भाई। ठीक है, ले जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ये तनाव यदि इसको आगे की ओर लेके जाएगा तो ये आगे की ओर भागेगा, और अब तनाव का फॉर्मूला आ जाएगा m1a, कितना आएगा m1a, क्योंकि इसके पीछे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो जो फोर्स लग रहा है वो आगे ही लग रहा है, वही फोर्स इसको आगे भी लेकर जा रहा है, तो T बराबर हो जाएगा m1a। लेकिन यहीं पर यदि फ्रिक्शन फोर्स लग जाए, घर्षण बल लगे तो क्या हो, तो ये T आगे लगेगा, घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, तो T में से हम माइनस कर देंगे आपकी बात Fs, और फिर बचा हुआ फोर्स ही इसको आगे लेकर जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ इसको m1a। तो T की जगह T, Fs को लिख सकते हैं हम म्यूएस mg, तो यहाँ पर 1 है, तो म्यूएस mg इक्वल्स टू ma। तब आपका तनाव का फॉर्मूला ये हो जाएगा जब आपके पास फ्रिक्शन होगा, क्योंकि T के साथ में Fs भी लग रहा है, जो पीछे लग रहा है, तो T में से पहले Fs माइनस होगा, जो बच गया है वही इसको आगे लेके जाएगा, और वही फोर्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, त्वरण पैदा करेगा, और अब हो जाएगा m1a। ठीक है, चलिए इसी हिसाब से यदि ऐसा ना हो और प्लेन ऐसा हो, और यहाँ पे एक डब्बा रखा हो, तब क्या हो, और इस डब्बे से ये बंधा हो, और यहाँ पर ये पुली आ गई, और यहाँ पर आपका ये टंगा हुआ है जिसका मास है m1, या m2 ले लेता हूँ, और इसका मास है m1। हमको ये तो कंफर्म पता है कि जब ये पीछे की ओर आएगा तो आएगा mg sin थीटा, इधर लगता है, अभी मैंने बताया था अभी 2 मिनट पहले। ठीक है, चलिए, अरे यार ये माइक जरूर निकल जाता है पढ़ाते पढ़ाते, 1 सेकेंड थोड़ा सेट कर लूँ मैं माइक को। m1g पीछे की ओर आएगा, तनाव जाएगा आगे की ओर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक तनाव इधर आएगा और mg लगेगा नीचे की ओर, तो मैं लिख देता हूँ इसको m2g। फिलहाल ये नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब फोर्स इसको नीचे ला रहा है, ये नीचे ला रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। इसकी बात करते हैं तो ये नीचे आ रहा है, ये नीचे क्यों आया, क्योंकि अब की बार m2g की वैल्यू ज़्यादा है, किससे, T से। कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा होती है वही फोर्स होता है, और फोर्स इज इक्वल होता है ma, तो m2 है तो m2a। ये बन गई आपकी इक्वेशन यहाँ से। ठीक है, इसकी बात करते हैं, ये ऊपर जा रहा है तभी तो ये नीचे आएगा, तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है, तो देखो फटाफट लाइक और शेयर ठोक दीजिए, मजा आ रहा है तो। ठीक है, और नहीं आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि नहीं अब मजा नहीं आ रहा है, हमें नहीं पढ़ना है, आसान नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, रटना है। लेकिन मैं कहता हूँ आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, फिर देखो कितना मजा आता है। तो आइए बात करते हैं हम यहाँ पर, तो T ज्यादा है तभी तो ये डब्बा आगे किसका, लेकिन पीछे एक आदमी और काम कर रहा है, कौन, m1g cos sin थीटा। ये लीजिए भाई, m1g sin थीटा इधर है, T आगे खिसक रहा है, तो अब जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F1, इस पर कितना फोर्स आएगा, और इस फोर्स को हम लिख सकते हैं m1a। एक्सीलरेशन सब में सेम, ठीक है, इसमें भी एक्सीलरेशन सेम रहेगा, सब में एक्सीलरेशन सेम रहेगा, तो आप यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलो एक और चीज बताता हूं मैं आपको, अभी मजा आने वाला है, मैंने कहा ना मजा आएगा अभी। और ये 2 टाइप के सवाल एक साथ बताऊंगा आज फिर आपको, और आज घिरनी के सवाल कंप्लीट। जब आपका प्लेन कुछ ऐसा हो तब क्या करेंगे भाई आप, और अब की बार पुली यहां लगी है और अब की बार 2 डब्बे लगे हैं इस साइड में, M1 M2, और अब की बार ये अल्फा एंगल पर है, ये बीटा एंगल पर है। तो अल्फा इधर एंगल होता है तो ये हो जाएगा M1G साइन अल्फा, और इधर एंगल है तो ये हो जाएगा M2G साइन अल्फा, क्योंकि जैसे इधर इसको नीचे लाने के लिए एक घटक मिलेगा वैसे इसके लिए भी मिलेगा, पढ़ा है अभी हमने, ठीक है। इधर तनाव में लिख देता हूँ इधर T, इधर लिख देता हूँ इधर T। इक्वेशन आप आसानी से बना सकते हैं। यदि इसको आप नीचे की ओर लाते हैं तो इसका मतलब है M2G साइन बीटा लिख देता हूँ मैं, साइन बीटा ज़्यादा है तभी तो नीचे आया, कितना ज़्यादा है T माइनस कर दो और इधर आप लिख सकते हो M2A। सिमिलरली ये नीचे गया तो ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब अब क्या है T ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, M1G साइन अल्फा से ज़्यादा है, तो मैं लिख सकता हूँ M1G साइन अल्फा, और जितना ज़्यादा है वही फोर्स इसको लेकर जाएगा आगे। तो यहाँ से फिर इक्वेशन बनेगी, F1 की वैल्यू इधर आएगी जिसको हम लिख सकते हैं M1A, जिसकी वैल्यू यहाँ है, और यहाँ पर वैल्यू आएगी F2 जिसकी वैल्यू होती है M2A, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके लिए सवाल, यदि आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो मुझे इक्वेशन जरूर बना के बताना, ठीक है। आपके पास 2 पुली अब की बार, यहां पर M1 काम कर रहा है, देखो भाई डायग्राम थोड़े ऐसे बनते हैं अभी जल्दी जल्दी में, ठीक है, और यहां पर M2 लग रहा है, ठीक है। M1G M2G बता मैं देता हूं, इधर भी तनाव T है तो इधर भी तनाव T, इधर भी तनाव T, इधर भी तनाव T आएगा, ये लो मैं बता चुका हूं। तो आपको T और A की वैल्यू निकालनी है। अब ये भी A एक्सीलरेशन से यदि ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। हम उल्टा भी कर सकते हैं, मैंने माना कि ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, आप मान सकते हो ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, कोई फर्क नहीं है, इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, बस थोड़ा सा बदलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास कार्य ऊर्जा पर में वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी, रॉकेट की मोशंस, मतलब और भी बहुत कुछ होने वाला है, और मैं कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आने वाला हूं आपके लिए। तो नेक्स्ट क्लास होगी बड़ी जबरदस्त, धमाकेदार और बड़ी मजेदार, ठीक है। उसके बाद एक क्लास के बाद हम आगे एक एक चैप्टर उठाते जाएंगे। ये चैप्टर लंबा था, सवाल यहां से निकलता है, इसलिए इसके 2 पार्ट मेरे को बनाने पड़े, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इजाजत दीजिए, मजे करिए, पढ़िए और एंजॉय करिए, और साथ में सिलेक्शन के लिए ब्रह्मास्त्र को तैयार कर लीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।